साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। मैं अशोक यादव। इतिहास की क्लास इस समय चल रही है। उसके अंतर्गत इस समय मध्यकालीन भारत का इतिहास की क्लास चल रही है। उसमें गुलाम वंश की हम चर्चा कर रहे हैं। गुलाम वंश के अंतर्गत हमने अभी तक जो क्लासेस पढ़ाई हैं उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के विषय में हमने बहुत विस्तृत तरीके से चर्चा की। देखिए आज की जो क्लास है, इस क्लास के अंतर्गत सुल्ताना रजिया, जिनका शासनकाल है 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी, इन्हीं के विषय में चर्चा करना है। तो पहले आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको जितनी भी क्लासेज हम पढ़ाएंगे, सारी क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई चार्ज नहीं लगेगा। बस आपसे थोड़ा सा हमें सहयोग चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, रजिया जो सुल्ताना है, इनको पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें और महत्वपूर्ण हैं जिससे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जिसके अंतर्गत देखिए यहाँ पे रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है, इसे इल्तुतमिश का जब मृत्यु हुआ तो कुछ दिनों के लिए यह भी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के समय से ही रजिया जो सुल्तान बनी, यही से उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। यहाँ पे देखिए कि जो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इनका जो शासन होता है ये कुछ महीने का होता है, कुछ 6 माह 28 दिन का इनका शासनकाल होता है। तो इसे आपको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि कई प्रश्न यहाँ से भी बन जाते हैं जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो क्लास शुरू करते हैं इसमें। और रुकनुद्दीन फिरोज शाह के अंतर्गत देखिए, इल्तुतमिश एवं खुंदा बंदे जहां शाह तुर्का, यह शाह तुर्कान की संतान रुकनुद्दीन फिरोज शाह उसका दूसरा पुत्र था। ठीक है, अब आपको समझना है, इल्तुतमिश की एक पत्नी थी जिसका नाम था शाह तुर्कान। क्या नाम था उसकी पत्नी का? उसका नाम था शाह तुर्कान। ये जो शाह तुर्कान है, इसके जो और नाम है, इसे कहा जाता था खुंदा बंदे जहां शाह तुर्का। ठीक है, इस नाम से इस शाह तुर्कान को जाना जाता था। इन दोनों से जो संतान उत्पन्न हुआ उसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, यह इल्तुतमिश का दूसरा पुत्र था। जैसे हमने आपको बताया था, जो इसका पहला पुत्र था उसकी 1229 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो नासरुद्दीन महमूद की। तो उसके बाद यह जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, यह शासक जो इसका दूसरा पुत्र था, जो शाह तुर्कान का बेटा था, इसने क्या किया। अब देखिए, रुकनुद्दीन फिरोज शाह के जन्म के बाद शाह तुर्कान को शाहजहां की बेगम का दर्जा मिला था। ठीक है, इल्तुतमिश का ज्येष्ठ पुत्र नासरुद्दीन महमूद उसके सब बच्चों में सर्वाधिक योग्य था, लेकिन 1229 ईस्वी में उसका असमय निधन हो गया। यद्यपि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया को बनाया था, लेकिन प्रांतीय सूबेदारों एवं शाह तुर्कान ने षड्यंत्र कर रुकनुद्दीन को शासक बना दिया। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, अगर
यहाँ पे प्रश्न बन जाए कि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था, तो आपको उत्तर लगाना होगा कि रजिया सुल्ताना को इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन अगर वह ना पूछे तो आपको यहाँ समझना है कि इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी पर जो वहाँ के प्रांतीय सूबेदार थे और जो इल्तुतमिश की पत्नी थी शाह तुर्कान ने षड्यंत्र करके रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, अब देखिए उसे शासक बनाने में अगर किसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह थे प्रांतीय सूबेदारों की। ठीक, अब यहाँ पे जो मिनहास है इतिहासकार वो कहते हैं किसके विषय में, वो कहते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह। कहते हैं कि उसकी 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहली विशेषता उसकी क्या है कि वह सुंदर आकृति थी, अर्थात देखने में काफी अच्छा था। उसके बाद उसका जो स्वभाव था काफी सरल था। ठीक है, और वह असीम उदारता उसके अंदर थी। अर्थात अगर बात की जाए तो वह देखने में काफी हैंडसम रहा, स्वभाव में काफी सरल रहा वो, और उसके अंदर उदारता कूट कूट कर भरी हुई थी। अब आगे देखिए, शाह तुर्कान एक तुर्की दासी थी। ठीक, जो विद्वानों एवं पवित्र जनों को बड़े बड़े दान देती थी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि वह बहुत बड़ी कुचक्री महिला थी। यहाँ पे जो शाह तुर्कान है एक तुर्क दासी थी जिससे इल्तुतमिश शादी किया था। वह आगे दिखाने में यह दिखाती थी कि वह जो है वह बहुत बड़ी दानी महिला है। वो जो उसके अंदर उसके दरबार में विद्वान लोग आते थे, गरीब आते थे, वो लोगों को बहुत बड़े बड़े दान दिया करती थी। लेकिन वह दिमाग से काफी शातिर महिला थी, कुचक्री महिला थी। उसी कुचक्र के माध्यम से वह क्या की, वह यह कि वह दिल्ली सल्तनत की पहली महिला ऐसी थी, ध्यान दीजिएगा, जो शाह तुर्कान थी दिल्ली सल्तनत की पहली महिला ऐसी थी जिसने शासन को नियंत्रित करने का प्रयास किया। यहाँ पर प्रश्न भी बनता है कि दिल्ली सल्तनत की कौन सी ऐसी महिला है जो शासन सत्ता को नियंत्रित करने का प्रयास किया, तो वह थी कौन, शाह तुर्कान। ठीक, अब यहाँ पे देखिए मिनहाज फिर कहते हैं कि जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह है वह नशे की हालत में हाथी पर चढ़कर टंके लुटाता था। जो सिक्का वहां पे था चांदी का टंका, वो क्या करता था, शराब पी करके हाथी पर बैठ लेता था और वहां से मनमाना जो सिक्का था वह लुटाया करता था। ठीक, अब आगे देखिए, आगे लिखा है इसी समय कुछ प्रांतीय सूबेदारों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक, गयासुद्दीन मोहम्मद शाह ने अवध में विद्रोह किया, दिल्ली के शाही कोष को लूट लिया। आपको यहाँ समझना है कि जो इसके स्वभाव को लेकर के जो प्रांतीय सूबेदार थे उसके खिलाफ विद्रोह कर बैठे। जब विद्रोह किया उसमें एक था गियासुद्दीन मोहम्मद शाह। जो गियासुद्दीन मोहम्मद शाह प्रांतीय सूबेदार था उसने क्या किया, अवध में विद्रोह कर दिया। अवध में विद्रोह करके दिल्ली चला गया और वहां का जो शाही कोष था उसे लूट लिया। ठीक, अब आगे देखिए, लाहौर के इक़्तिदार मलिक अलाउद्दीन जानी, एक दूसरा इक़्तिदार है उसका नाम है वह था लाहौर का, लाहौर के इक़्तिदार का नाम है मलिक अलाउद्दीन जानी। उस एवं मुल्तान के इक़्तिदार मलिक सैफुद्दीन कूची, ठीक है, ने सम्मिलित होकर के विद्रोह कर दिया। ठीक, अब देखिए वजीर जुनैदी भी विद्रोहियों के समर्थन में आ गया। जो वजीर जुनैदी है वह भी, जो वजीर था उसके साथ साम्राज्य का, वह भी विद्रोहियों के समर्थन में खड़ा हो गया। अतः विद्रोह को
दबाने हेतु फिरोज शाह कुहराम गया। ये कुहराम क्या है? कुहराम एक स्थान का नाम है, वहां पे जाता है तो लोगों ने उसे मिलकर बंदी बना लिया। जब बंदी बना लिया तो क्या हुआ कि 6 माह 28 दिन के असफल शासन के पश्चात उसका वध कर दिया गया। अर्थात जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, उसने जो दिल्ली की शासन गद्दी पर बैठा, वह 6 माह 28 दिनों तक दिल्ली की शासन सत्ता को संभाला था। उसके बाद उनके जो इक़्तिदार थे, विद्रोह करके उसे बंदी बना लेते हैं, फिर जाकर के उसका वध कर देते हैं। ठीक है, अब इधर क्या हुआ, वो तो लाहौर की बात है, जब वहां पे गया था विद्रोह को दबाने। इधर दिल्ली में जो घटनाक्रम हो रहा था, तो एक दिन रजिया ने क्या किया, रजिया ने लाल वस्त्र को धारण किया। ये जो लाल वस्त्र है, ये जब कोई व्यक्ति न्याय की अपेक्षा रखता है लोगों से कि हमें न्याय चाहिए, तो न्याय की मांग जब की जाती थी तो लोग वहां पे लाल वस्त्र को पहनते थे। उसी लाल वस्त्र जो न्याय का प्रतीक था, लाल वस्त्र, उसी लाल वस्त्र को पहन करके रजिया दिल्ली में शुक्रवार के दिन जिस दिन लोगों की नमाज पढ़ी जाती थी, वो क्या की, लाल वस्त्र को पहन करके मस्जिद के सामने जो वहाँ की जनता थी उसके सामने उपस्थित हो गई। और जब उपस्थित हुई, वो कहने लगी कि जो उसके पिता ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, तो वह लोगों को याद दिलाने लगी कि ये मेरे प्रांत के लोगों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पिताजी ने हमें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। मैं आप लोगों से इस न्याय की मांग यहाँ पे करने आई हूँ, आप हमारे लिए न्याय करिए। ठीक, अब इतना सुनते ही दिल्ली की जनता ने उसे अपना सुल्तान मान लिया, मान करके उसे दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, जो उसका वजीर था जुनैदी, इस घटना से उसे कोई खुशी नहीं हुई, अर्थात वह प्रसन्न नहीं था। अब क्या किया, इसलिए इस समय ही उसने रजिया के सिंहासन का जो सिंहासनारोहण हुआ था उसका विरोध शुरू कर दिया। उसके बाद जो जुनैदी था वजीर, वह जो विद्रोही और लोग थे उनका नेता बन बैठा। लेकिन जब देखा यह विद्रोह सफल नहीं हो पाएगा, तो वह क्या किया, जुनैदी क्या किया, सिरमुर पहाड़ियों में जा भाग गया। और फिर रजिया, जब ये भाग गया जुनैदी, तो रजिया जब सुल्तान बन गई, फिर उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति था ख्वाजा मुहाजिबुद्दीन, इसको अपना वजीर घोषित कर दिया। तो इस तरीके से रजिया सुल्तान जो थी, उसे सुल्ताना बनने की जो प्रक्रिया थी वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह से शुरू हुई। ठीक, तमाम घटनाक्रम को देखते हुए रजिया अपने आप को सुल्तान के पद पर उपस्थित की। ठीक, अब देखिए, अब चर्चा करेंगे सुल्ताना रजिया की। किसकी चर्चा करेंगे, रजिया सुल्ताना की। इसमें देखिए सुल्ताना रजिया, इसका जो शासनकाल है वह है 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसका जो जन्म हुआ था, किसका, रजिया का। रजिया का जो जन्म हुआ वह हुआ था 12 से 5 ईस्वी में। कब हुआ था, 12 से 5 ईस्वी में बदायूं में। बहुत महत्वपूर्ण एक तथ्य है यहाँ पे। अगर रजिया सुल्ताना के जन्म को लेकर के पूछ लिया जाए कि उसका जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो रजिया सुल्ताना का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1205 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, बदायूं में हुआ था। वही बदायूं है जहाँ पर
कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले इल्तुतमिश को वहां का इख्तियार नियुक्त किया था। ठीक, अब देखिए जो रजिया थी उन्होंने उसने एक उपाधि धारण रखी, वो उपाधि थी उमद्दत उल निस्वा। अब यहाँ पे भी प्रश्न बनता है उमद्दत उल निस्वा उपाधि किसकी है, तो वह उपाधि है सुल्ताना रजिया की। ठीक, अगर रजिया सुल्ताना का पूरा नाम यहाँ पे पूछ लिया जाए तो उसका जो पूरा नाम है वह है जलालात उद्दीन रजिया। रजिया सुल्ताना का पूरा नाम है जलालात उद्दीन रजिया। ठीक, अब आगे देखिए संस्कृत अभिलेखों में उसे जल्लादीन के नाम से जाना जाता है, जल्लाल दीन के नाम से उसे जाना गया। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, परीक्षा में पूछ सकता है। अब देखिए जो रजिया थी वह दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी मुस्लिम शासिका बनी। ठीक, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अब आपको यहाँ पे समझना है जो रजिया सुल्ताना है वह दिल्ली सल्तनत की, बाकी नहीं, दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी मुस्लिम महिला शासिका थी। ठीक, अब आगे देखिए सुल्तान रजियत आलम दुनिया का, सॉरी यहाँ पे आपको समझना है थोड़ा, जो सिक्के उसने ढाले किसने, रजिया ने, उस पे जो लिखाया था उसने, उस पे लिखाया था सुल्तान रजियत अल दुनिया वाल दीन बिन्त अल सुल्तान। ठीक, के रूप में रजिया ने जो सिक्के ढलवाए थे। ठीक है, अब देखिए रजिया अपनी माँ तुर्कमान खातून कुतुबु बेगम के साथ कुश्के फिरोजी में रहती थी। अब आपको यहाँ समझना है कि रजिया सुल्ताना जो थी उसकी माँ का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, तुर्कमान खातून। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, रजिया सुल्ताना की माँ का नाम क्या था, तुर्कमान खातून अर्थात कुतुब बेगम। ठीक है, वो रहती कहाँ थी अपने माँ के साथ, वो रहती थी कुश्के फिरोजी में नामक स्थान पर रहा करती थी। ठीक, अब देखिए ग्वालियर आक्रमण के अवसर पर इल्तुतमिश ने रजिया को दिल्ली का प्रभारी बनाया था। आपको यहाँ समझना है जब इल्तुतमिश ग्वालियर के आक्रमण पर गया था तो उसने जो दिल्ली का प्रभारी नियुक्त किया था वह नियुक्त किया था रजिया सुल्ताना को। ठीक, उस समय सुल्तान नहीं, उस समय उसका नाम केवल रजिया था, अर्थात इल्तुतमिश ने रजिया को दिल्ली का प्रभारी नियुक्त किया था। ठीक, अब आगे देखिए अभियान से वापस आने पर इल्तुतमिश ने उसे अपने बेटों पर वरीयता देते हुए अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ठीक, और संस्मारक टंके का नाम अपने नाम पर के साथ अंकित करवाया। ठीक, अब आगे देखिए ऐसा करने के कारण इल्तुतमिश स्वयं बताता है कि मेरे पुत्र भोग विलास में त्रस्त हैं और कोई भी शासन करने योग्य नहीं है। मेरी मृत्यु के उपरांत तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि रजिया के समान शासन कोई अन्य नहीं कर सकेगा। यहाँ पे देखिए उस समय महिला का शासन सत्ता के रूप में शासन करना बहुत टिपिकल था और उसके साथ टिपिकल हुआ भी। ठीक, तो इल्तुतमिश जब रजिया को दिल्ली का शासिका घोषित किया, अपना उत्तराधिकारी बनाया, तो उसके समर्थन में जो कहा आपको उसे समझना है। इल्तुतमिश कहा लोगों से, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए कि जो मेरे पुत्र हैं वो काफी भोग विलासी हैं, वो शासन सत्ता के योग्य नहीं है। आज आपको लग रहा है कि मैंने रजिया को
उत्तराधिकारी बना के गलती की, लेकिन आगे चल करके आपको यह एहसास हो जाएगा कि इल्तुतमिश ने रजिया को क्यों दिल्ली की सत्ता, शासन सत्ता सौंपी थी। ठीक है, अब आगे देखिए, इसी बात को लेकर के प्रोफेसर के.एम. निजामी ने कहा कि रजिया का सुल्ताना बनना एक समझौता था, क्योंकि उसने दिल्ली के नागरिकों से यह वायदा किया था कि यदि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरूंगी तो हटा देना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो के.एम. निजामी है, इन्होंने कहा कि जो रजिया थी, जो सुल्ताना, जो शासिका के पद पर बैठना चाहती थी, और दिल्ली के जो नागरिक थे, जब लाल वस्त्र पहन करके नमाज के दिन वह पहुंचे शुक्रवार के दिन, तो लोगों से उन्होंने एक वादा किया। वादा ये किया कि अगर मैं आपके वायदों पर खरी नहीं उतरी तो आप हमें शासन सत्ता से हटा सकते हैं या फिर हटा देना। ठीक, इसी समय दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली की जनता ने अपना सुल्तान बनाने में भाग लिया। तो आपको यहाँ एक और बात समझना है कि पहली बार ऐसा हुआ दिल्ली की सल्तनत के इतिहास में कि जनता ने किसी महिला को स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। ठीक, अब इसी बात को लेकर देखिए, मिनहाज कहते हैं कि लखनऊती से देवल तक सारे मलिक और अमीरों ने उसकी शासन सत्ता स्वीकार कर ली। ठीक, एक इतिहासकार है फरिश्ता लिखते हैं कि वह शुद्ध उच्चारण से कुरान पाठ किया करती थी तथा अपने पिता के जीवन काल से शासन कार्य किया करती थी। ठीक, अब आगे देखिए, रजिया के काल में तुर्क नूरुद्दीन, जिसे नूरतुर्क कहा जाता है, के नेतृत्व में किरामित करामाथियों एवं अहमदिया संप्रदाय वालों ने मस्जिद में विद्रोह किया, जिसे दबा दिया गया। रजिया के शासनकाल में जो विद्रोह करने वाले थे, उनमें उसका जो नेतृत्व कर रहा था वह था तुर्क नूरुद्दीन। इन्होंने किरामाती, जिसे करामाती कहा गया, और अहमदिया संप्रदाय के लोगों को मिला करके एक मस्जिद थी वहां पर इकट्ठा किया और रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जब इन दोनों ने विद्रोह कर दिया तुर्क नूरुद्दीन के नेतृत्व में, तो रजिया ने क्या किया, इन पर हमला किया और इस विद्रोह को दबा दिया। ठीक, आगे देखिए, निजामुद्दीन औलिया ने नूर तुर्क के विषय में बताता है कि जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था, उनके विषय में निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि वह प्रतिदिन एक तांबे के सिक्के पर अपना जीवन यापन करते थे। ठीक, जो उन्हें उनका मुक्तदास दिया करता था। नूर तुर्क वर्षा के पानी से भी अधिक शुद्ध थे। ठीक, अब आगे देखिए, आगे लिखा है कि 1238 ईस्वी में गजनी और बामियान के खारिज में सूबेदार मलिक हसन कारलूग ने मंगोलों के विरुद्ध रजिया से सहायता मांगी। ठीक, अब आगे देखिए, रजिया ने उन्हें बरन की आय देने का वादा किया, लेकिन सैनिक सहायता देने से इनकार कर मंगोल आक्रमण से अपने राज्य को बचा लिया। देखिए, रजिया सुल्तान के समय में भी 1238 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण हुआ। उस समय जो मंगोल आक्रमणकारी थे, बामियान के ख्वारिज में सूबेदार मलिक हसन कारलूग, ठीक, उन्होंने क्या किया, मंगोलों के विरुद्ध
रजिया से सहायता मांगी कि आप हमारा सहयोग करिए, क्योंकि मंगोलों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है। लेकिन रजिया ने इल्तुतमिश की ही तरह कूटनीतिक तरीके से काम लिया। और रजिया ने क्या किया? रजिया ने कहा कि जो हमारा वर्ण का क्षेत्र है, जो वर्ण नामक क्षेत्र था, वहाँ पे आप इससे संबंधित जो आय होगी आप उसे ले लीजिए, लेकिन मैं आपको मंगोलों के आक्रमण के जो मंगोल थे उनके विरुद्ध मैं आपको कोई सैनिक सहायता नहीं दे सकती। ठीक। और जब उसे सैनिक सहायता नहीं दी तो क्या किया? तो वो जो मंगोल थे उनसे युद्ध करने का कोई बात ही नहीं उठा। ठीक इस तरीके से रजिया सुल्तान जो थी मंगोल आक्रमण से अपने राज्य को बचा लिया था। आगे देखिए, रजिया ने ख्वाजा मुहाजिबुद्दीन को निजामुल मुल्क की उपाधि के साथ वजीर का पद दे दिया। ठीक है। अब आपको यहाँ पे समझना है, जो रजिया सुल्ताना थी उसने ख्वाजा मुहाजिबुद्दीन को निजामुल मुल्क की उपाधि प्रदान करता है। ठीक है। जब इसे मुहाजिबुद्दीन को निजामुल मुल्क की उपाधि प्रदान किया और उसे अपना वजीर बना दिया। आगे देखिए, मलिक सैफुद्दीन ऐबक बहतू को कुतलुग खां की उपाधि दे करके सेना का प्रधान बना दिया। ध्यान देना है आपको, रजिया ने अपने सेना का प्रधान किसे बनाया? मलिक सैफुद्दीन ऐबक बहतू को। ठीक। उसे उपाधि प्रदान की कुतलुग खां की। लेकिन ये जो मलिक सैफुद्दीन ऐबक बहतू है, जिसे कुतलुग खां कहा गया, इसकी बहुत जल्दी ही मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी को मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी को नायब ए लश्कर तथा मलिक इजूजुद्दीन कबीर खां एयाज को लाहौर की सूबेदारी प्रदान करती है। जो रजिया थी उसने लाहौर की सूबेदारी किससे प्रदान की? लाहौर की सूबेदारी उसने इजूजुद्दीन कबीर खां एयाज को प्रदान कर दी। ठीक। अब आगे देखिए, एक इतिहासकार हैं हबीबुल्लाह महोदय ने कहा, नायब लश्कर का पद रजिया ने शुरू किया। ठीक है। आपको यहाँ समझना है, नायब लश्कर का जो पद है उसे किसने शुरू किया था? तो शुरू किया था रजिया सुल्ताना ने। ठीक। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे आपको देखना है कि रजिया ने जब अपने अभियान की शुरुआत की दूसरे राज्यों पर हमला करने की, तो उसने जो पहला हमला किया था रजिया ने, वह हमला था रणथंभौर का। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, परीक्षा में प्रश्न बन जाएगा कि रजिया सुल्ताना ने अपना पहला अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? तो उसका पहला अभियान था रणथंभौर के खिलाफ। रणथंभौर के बाद उसने हमला किया ग्वालियर पर। ठीक। इन दोनों पर जब उसने हमला किया, हालांकि जो इन दोनों अभियान में उसे असफलता प्राप्त हुई, अर्थात किसी भी राज्य पर उसने अधिकार नहीं कर पाया। आगे देखिए, रजिया के समय से ही राजतंत्र चालीसा का जो संघर्ष है वह शुरू हो जाता है। ठीक। अब आपको यहाँ समझना है, रजिया एक तो महिला थी, उसके ही शासनकाल में शासन सत्ता को लेकर के या राजतंत्र को लेकर के आपस में लोगों में संघर्ष शुरू हो गया। अब संघर्ष किस में होगा? जो इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का एक संगठन बनाया था चालीसा, वो लोग आपस में संघर्ष करने लगे। ठीक। आगे देखिए, रजिया ने शासन में तुर्की गुलाम सरदारों के एकाधिकार को खत्म करने हेतु एक अबिसिनियाई मालिक जलालुद्दीन याकूब को अपना अमीर आखोर पद दिया था। अब आपको यहाँ समझना है कि रजिया सुल्ताना ने
किसे अमीर याकूत का पद दिया, तो वह था अबिसिनियाई मलिक जलालुद्दीन याकूत। ठीक, मलिक जलालुद्दीन याकूत को रजिया सुल्ताना ने अपना अमीर याकूत का पद जो सेना से संबंधित होता है उसे प्रदान किया। अब आगे देखिए, याकूत की इस पद पर नियुक्ति के लेकर के जो तुर्क अधिकारी थे वह प्रसन्न हो गए, क्योंकि वह एक अबिसिनियाई हबशी था। ठीक, अब आगे देखिए, वास्तव में रजिया तुर्क अमीरों के समानांतर गैर तुर्क अमीरों का ये गुट बनाना चाहती है। ठीक, आगे देखिए, याकूत की नियुक्ति उसकी इसी नीति का अंग था कि जिसके तुर्क विरोधी हुआ करते थे। मिनहाज कहते हैं, ठीक, मिनहाज तो नहीं लेकिन बाद के इतिहासकारों ने इन दोनों गुटों के बीच अनुचित प्रेम संबंध का आरोप लगाते हैं। ठीक, तो वहां पे जो इतिहासकार हैं, जब याकूत की नियुक्ति उसने कर दी तो लोग यह कहने लगे कि भैया यह गैर तुर्की है, इसे इसलिए नियुक्त की है क्योंकि वह उसका प्रेमी था। ठीक, अर्थात दोनों में प्रेम संबंध थे, इसीलिए उसने अपने प्रेमी को अमीर याकूत के पद पर नियुक्त कर दिया। ठीक है, अब आगे चलिए देखिए, इब्न बतूता कहते हैं अबिसिनिया के प्रति उसका चाव अपराधात्मक था। फरिश्ता कहते हैं कि जब रजिया घोड़े पर सवार होती तब याकूत उसे बाहों में उठाकर घोड़े पर बिठाता था। अब आपको यहाँ पे समझना है जो इतिहासकार उस समय के हैं रजिया पर किस तरीके के आरोप लगाते हैं, वही आपको एक एक करके समझना है। उसमें आरोप लगाने वाले पहले मिले इब्न बतूता। कौन मिले, फिर से देखते हैं, ये पहला नाम है इब्न बतूता का। इब्न बतूता उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, कहते हैं अबिसिनियन के प्रति उसका जो लगाव था वह अपराधात्मक था। ठीक, वह अपराध करती थी क्योंकि वह एक गैर तुर्की मुसलमान से प्रेम करती थी। ठीक, अब उसी बात को लेकर के फरिश्ता कहते हैं, फरिश्ता महोदय कहते हैं रजिया जब घोड़े पर बैठती थी याकूत क्या करता था कि अपने बाहों में उठा करके रजिया को घोड़े पर बैठा दिया करता था। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसामी सलाह देते कि रजिया को सिंहासन पर बैठने के बजाय चरखा संभालना चाहिए। भाई ये लोग काफी विरोधी थे। अब इसामी तो खुले तौर पे कह देते हैं और लोग तो केवल एलिगेशन लगाते हैं कि इन बात उस पे रहा होगा, लेकिन इसामी तो 2 कदम और आगे बढ़ जाते हैं। वो कहते हैं कि रजिया को शासन सत्ता पे नहीं बैठना चाहिए था, उसे चरखा चलाना चाहिए था, कपड़ा बुनना चाहिए था। इस तरीके की ये लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। अब देखिए, रजिया ने महिला वस्त्र को त्याग करके जो पुरुष उसमें वस्त्र पहनते थे उसको धारण करने लगी। उन वस्त्र जो पुरुष उस समय वस्त्र पहनते थे उसमें था कबा। कबा क्या था, ये जो कुर्ता होता है उसे कबा कहा जाता था। ठीक है, अब उसके बाद कुला क्या थी, पगड़ी धारण करने लगी। अर्थात जो रजिया थी वो जो महिला का वस्त्र होता है बुर्का जो मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं उस वस्त्र को त्याग दी और त्याग करके जो पुरुष उस समय जो राजा वस्त्र को धारण करते थे पहनते थे उन वस्त्रों में जैसे कुर्ता हुआ कबा वो पहनने लगी और जो राजा पगड़ी धारण करता था कुलाह उसे पहनने लगे। अब आगे देखिए, भारतीय परंपरा के अनुसार रजिया ने राज्य की छत्र रखने की परंपरा जो शुरुआत कर दी। ठीक, अब देखिए, इसामी कहते हैं कि महिला अंगरक्षकों के साथ जिस सिंहासन पर बैठती थी उसके तथा दरबारियों के बीच पर्दा पड़ा रहता था। अब आपको यहाँ देखना है, इसामी एक कदम और फिर बढ़ाते हैं। ठीक, कहते हैं कि
वह महिला अंगरक्षिकाओं के साथ, भाई जो उसकी अंगरक्षिका होती थी वह महिला होती थी, उन्हीं को ला करके सिंहासन पर बैठा करती थी। और जब बैठती थी तो बीच में जिसे जो और लोग बैठे हैं दरबार में, उनके और रजिया के बीच में एक पर्दा होता था। ठीक, अब पर्दे के इधर उधर लोग बैठे रहते थे, फिर बातचीत होता था। ठीक, इन तमाम बातों को इसामी कहते हैं। अब देखिए मिनहाज क्या कहते हैं। मिनहाज ने कहा रजिया के गुणों की प्रशंसा उन्होंने की है। ठीक, रजिया के गुणों की प्रशंसा करने वाले मिनहाज हैं। मिनहाज ने कहा तो वह राज्य का कल्याण करने वाली एक महान योद्धा थी। ठीक, उसमें बादशाहों के अनुकूल सभी गुण विद्यमान थे। लेकिन आगे वह कहते हैं, ठीक, एक गुण उसके किस काम के, जब वह एक स्त्री के रूप में पैदा हुई थी, उसका नारीत्व ही उसकी सबसे महान अयोग्यता थी। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक, आपको इस वक्तव्य को जितने हमने बताया सब ठीक, आपको ध्यान देना है कि मिनहाज जो है कि इनके वक्तव्य को पूछ लिया जाता है कि एक गुण किस काम के, जब वह एक स्त्री के रूप में पैदा हुई, उसका नारीत्व ही उसकी सबसे बड़ी अयोग्यता थी। यह बात किसने कही? यह बात मिनहाज ने कही। ठीक, आगे देखिए, लेकिन हमें इस बात पर ध्यान रखना है कि रजिया के शासनकोचित गुणों का अभाव नहीं था। अर्थात रजिया जो है जब सुल्तान बनी, जो एक शासक के गुण होने चाहिए, सभी गुण रजिया में विद्यमान थे। ठीक, उसके पतन का मूल कारण तो तुर्की अमीरों की बढ़ती महत्वाकांक्षाएं थी। ठीक, उसकी जो कहीं भी होगा, हर कोई शासन सत्ता प्राप्त करना चाहता था। उसके जो पतन है, उसकी जो मृत्यु है, उसका जो साम्राज्य का क्षीण है, उसमें जो वहाँ पे अमीर थे, उनकी जो गुलाम चालीसा के इक़्तिदार थे, उसकी जो महत्वाकांक्षाएं थी उन लोगों की, तो उसी को लेकर के मूल कारण बना कि जिससे रजिया का पतन हो गया। क्योंकि रजिया के सुल्ताना बनने में उसका कोई योगदान नहीं था। अब देखिए हबीबुल्लाह आ जाते हैं। हबीबुल्लाह ने कहा, सही कहा, लिखा है कि रजिया का पतन तुर्क सैनिक अभिजात वर्ग की विजय थी। ठीक, दूसरे यह महत्वपूर्ण है कि एक तुर्क सरदार दिल्ली में रजिया को अपदस्थ कर सकते थे, क्योंकि रजिया को दिल्ली की, आगे देखिए, दिल्ली की जनता का समर्थन प्राप्त था। ठीक, इसीलिए उन्होंने विद्रोह के माध्यम से दिल्ली से बाहर निकाल दिया। अब उन्होंने क्या किया, जो विद्रोही थे, कि जब तक रजिया दिल्ली में रहेगी तब तक हमारा षड्यंत्र सफल नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या किया, दिल्ली के बाहर विद्रोह कर दिया। जब दिल्ली के बाहर विद्रोह हो गया तो रजिया उस विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली के बाहर गई, क्योंकि पता था अगर हम दिल्ली में रजिया के विरुद्ध विद्रोह करते हैं तो जनता उसके समर्थन में खड़ी हो जाएगी और हमारा विद्रोह सफल नहीं होगा। इसीलिए विद्रोह षड्यंत्र के तहत विद्रोह करके रजिया को दिल्ली की जनता से दूर ले गया। ठीक, अब षड्यंत्रकारियों का जो मुख्य नेता था उसका नाम था इख्तियारुद्दीन एतकीन। आपको ध्यान देना है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। रजिया के खिलाफ जब विद्रोह हुआ, उसका मुख्य नेता कौन था? उसका मुख्य नेता था इख्तियारुद्दीन एतकीन। ठीक, जिसे रजिया ने अमीर हाजिब का पद प्रदान किया था। ठीक, अब देखिए, अल्तुनिया एवं कबीर खां अन्य महत्वपूर्ण षड्यंत्रकारी थे। रजिया के पतन में मुख्य योगदान एतकीन और अल्तुनिया का रहा। ठीक, अब देखिए, अल्तुनिया को उसने भटिंडा का सूबेदार बनाया था। भटिंडा का सूबेदार अल्तुनिया था। ठीक, और जो एतकीन था उसे उसने अमीर हाजिब का पद प्रदान किया।
अब देखिए विद्रोह कैसे हुआ। विद्रोह करके इसमें जो पहला विद्रोह हुआ उसके खिलाफ वो किया था लाहौर का इख्तियार कबीर खां। ठीक, जब पूरा षड्यंत्र हो गया तो विद्रोह करने वाले में पहला नाम आता है लाहौर का इख्तियार कबीर खान। इस कबीर खान को कहा जाता है हजार मर्दा। ठीक, सबसे पहले इसने विद्रोह के दूसरा विद्रोह जो हुआ वह भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया। ठीक, भटिंडा का जो सूबेदार था अल्तुनिया, उसके बाद उसने विद्रोह कर दिया। उसने याकूत को मार करके रजिया को तरब हिंद में कैद कर लिया। ये जो अल्तुनिया है उसने जो याकूत था उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करके रजिया जो थी उसको कैद कर लिया गया। कहाँ की? तरब हिंद में उसे बंदी बना लिया गया। इधर क्या किया, दिल्ली में बहराम शाह को शासक बना दिया गया। ठीक, शासक जब बहराम शाह बना तो बहराम शाह ने नायब ए मामलिकात का एक नया पद सृजित किया। आपको ध्यान देना है, बहुत बार परीक्षा में प्रश्न बना है। नायब ए मामलिकात का जो नया पद है किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने सृजित किया? तो उसका नाम है बहराम शाह का। ठीक, इस पद को धारण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इतगीन था। इतगीन नायब ए मामलिकात के पद पर बैठने वाला पहला व्यक्ति था। ठीक, इस समय विद्रोहियों का नेता बन बैठा था। अभी रजिया को जब इस घटना की जानकारी हुई तब उसने अपने स्त्रियोचित गुण से लाभ उठाते हुए अपने बचपन के साथी अल्तुनिया से शादी कर ली। भाई अल्तुनिया ने उसे बंदी बनाया था। अब उसने क्या किया, जब वो बंदी बन गई तो थोड़ा कूटनीति का प्रयोग करके जो अल्तुनिया ने उसे बंदी बनाया था तो उसी से शादी कर ली। जब शादी कर ली तो उन्होंने दिल्ली पर अधिकार करने के लिए अभियान कर लिया, लेकिन वह दिल्ली में संगठित जो सेना वहां पे इकट्ठा हो गई थी उससे ये दोनों हार गए। आगे देखिए, अक्टूबर 1240 ईस्वी में जब हार गए तो वहां से भाग गए। दिल्ली से जब दोनों हार गए तो उन्होंने क्या किया, हारने के बाद वहां से दोनों लोग अल्तुनिया और रजिया वहां से भाग निकले। भाग करके वह अक्टूबर 1240 ईस्वी में कैथल पहुंच गए। ठीक, जब कैथल पहुंच गए, एक जंगल में बैठे हुए थे तो वहां पर कुछ डकैत आ जाते हैं। उन डकैतों ने रजिया और अल्तुनिया की हत्या करी है। ठीक, मिनहाज ने कहा कि और इस तरह 3 वर्ष 6 माह और 6 दिन तक शासन करने वाली रजिया का अंत हो गया। अब आपको समझना है, रजिया ने 3 वर्ष 6 माह और 6 दिनों तक दिल्ली की सत्ता पर शासन किया। ठीक, अब आगे देखिए, आगे नाम आ जाता है बहराम शाह का। ठीक है, तो इस तरीके से रजिया के विषय में हमने जो चर्चा की